कल को हैदराबाद की सीट जहां से असदुद्दीन ओवैसी जीत के आते उसे आरक्षित कर दिया जाए, तो आप खुद सोच के बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स क्या खत्म नहीं हो जाएगी? उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? जो पीड़ित होता है वही आवाज उठाता है। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि मुसलमान वो पीड़ित है जिसे पता ही नहीं है कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है, वो तो बेचारा आवाज भी नहीं उठा रहा है। अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को 131 सीटों पर चुनाव लड़ने का हक ही नहीं है। जीतना तो बहुत दूर की बात है। नगीना उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जो सीट है वो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल है, इसके बावजूद उसको दलित आरक्षित कर दिया गया है। बहराइच की सीट जहां से 6 बार मुस्लिम सांसद रहा हो, उसे अचानक से 2009 में दलित आरक्षित कर दिया जाता है। रायबरेली जिसे सोनिया गांधी की सीट माना जाता है, अमेठी की सीट जहां पर दलित आबादी बहुत ज्यादा है, उन सीटों को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। तो जब ऐसे मामलात होंगे तो सवाल तो उठेंगे ना कि आपको बाकायदा सरकार की तरफ से परिसीमन के नाम पे आपकी सीटों को काटा जाता है ताकि आप राजनीति में भाग नहीं ले सकें। जिस सत्ताधारी पार्टी की थी उसने अपने अध्यक्ष की कुर्सी को बचाने के लिए नगीना की सीट, बहराइच की सीट को कुर्बान कर दिया। आम भाषा में तो यही कहा जाएगा कि इन सेकुलर पार्टियों को लगता है कि अगर हम सीधा मुसलमान बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोटर छिटक के दूसरी तरफ चला जाएगा। राजनीतिक तौर पे जब तक आप भागीदारी की बात नहीं करिएगा तब तक आप हमेशा ऐसे ही पिछड़ते जाइएगा। और यकीन मानिए अगर हम लोगों ने इस पर बातचीत करनी नहीं शुरू की तो आज तो जो जो 20-22 आपके पास सांसद है वो कल को 10 की गिनती में भी नहीं रहेंगे। सारे समुदाय को अपने राजनीतिक हितों के बारे में सोचने का हक है, पर मुसलमानों को हक नहीं है। मुसलमानों को ठेकेदारी दी गई है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको देश को बचाना है, आपको इन सेकुलर पार्टियों को बचाना है जिनका वजूद खत्म होने वाला है, पर अपने आप को नहीं बचाना है। अपने वजूद को आप खत्म कर लीजिए। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। आज हमारे साथ मौजूद है अंसार इमरान। अंसार इमरान सोशल मीडिया के जरिए लगातार परिसीमन के मुद्दे पर लिख रहे हैं। आइए उनसे बात करेंगे। अंसार, भारत में मुस्लिम राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर मुस्लिम राजनीति की बात करें भारत में तो वो अपनी सबसे कमज़ोर सतह पर है। क्यों? एक तो मुसलमान को आप राजनीतिक जो छोड़ दीजिए, सामाजिक, आर्थिक, शिक्षा के क्षेत्र में हर तरीके से पिछड़ा हुआ है। और उसके साथ राजनीतिक तौर पर भी उसे, या तो वो ये भी कह सकते हैं आप कि वो पीछे है, दूसरा ये भी आप बोल सकते हैं कि उसे पीछे किया गया है सरकारी तौर पर। जिस समुदाय की पूरे देश में माना जाता है कि 14.6% आबादी है, उस फीसदी के हिसाब से, उस आबादी के हिसाब से उसका राजनीति में कहीं पर प्रतिनिधित्व भी नहीं है। क्यों नहीं है, इस पर भी बहुत सारे सवाल होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, अगर आप मुस्लिम सांसदों की बात करेंगे जो 26-27 जीत कर आते हैं, उसमें से अधिकतर सांसद यूपी, बिहार, बंगाल और असम के होते हैं। इसके अलावा बाकी स्टेट जहाँ पर एक बड़ी गिनती मुसलमानों की रहती है, वहाँ से मुस्लिम सांसद तक नहीं है। राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, 10% आबादी है, 13% आबादी, इसके बावजूद वहाँ पर कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। मध्य प्रदेश जहाँ के 2 जिलों को माना जाता है कि वहाँ पर मुस्लिम अच्छी खासी आबादी में रहते, कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। कर्नाटक जहाँ पर माना जाता है कि मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है, कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। महाराष्ट्र जहाँ पर माना जाता है कि 1.5 करोड़ से ऊपर मुसलमान रहते हैं, वहाँ पर कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। तो ये उन चीज़ों को दर्शाने के लिए काफ़ी है कि मुसलमानों को राजनीतिक तौर पर, सरकारी तौर पर भी पीछे किया गया है बार बार। आपने कई प्रदेशों के नाम बताए, तो क्या लगता है कि मुस्लिम राजनीति वहाँ क्यों पिछड़ती जा रही है? क्यों नुमाइंदे वहाँ से चुनकर नहीं आते? देखिए, मुसलमानों के राजनीतिक पिछड़ेपन में 2 वजह हैं सीधे तौर पर। एक तो यह है कि मुसलमान खुद भी राजनीति में उस तरीके से एक्टिव नहीं है जिस तरीके से उनको होना चाहिए था। दूसरी चीज़ कि सरकारी तौर पर भी अब बाकायदा भारत की राजनीति ने मुसलमानों को पीछे धकेला है। बहुत सारी और वजह हो सकती हैं, पर मैं जिस वजह को इसके लिए एक खास तौर पे जिम्मेदार मानता हूँ उसमें परिसीमन भी है। मुसलमानों की राजनीति को सरकारों ने महदूद कर दिया है मुस्लिम इलाकों तक, कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी होगी वहीं से कोई राजनीतिक पार्टी आपको टिकट देगी, उसके अलावा कहीं से आपको चुनाव लड़ने का अधिकार ही नहीं है, या आपको लड़ने ही नहीं दिया जाता है। जैसे अभी हालिया कुछ दिनों में मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, तो आप खुद बताइए कि कोई भी पार्टी
भाजपा, कांग्रेस या बसपा वहाँ पर ठीक ठाक चुनाव लड़ती है, ये पार्टियां मुसलमानों को कहाँ से देंगी टिकट? बुरहानपुर, मध्य प्रदेश, यही इलाके हैं, इसके अलावा कहीं नहीं। क्यों एक मुसलमान इंदौर से चुनाव नहीं लड़ सकता है? क्यों एक मुसलमान मालवा के रीजन से चुनाव नहीं लड़ सकता है? तो ये भी अपने आप में एक बड़ी वजह है। इसके साथ ही एक जो बड़ी वजह है वो है परिसीमन। परिसीमन को लोग समझते हैं कि यार वो तो दलित और आदिवासी समाज के लिए सीटें रिजर्व की जाती है, उसमें क्या दिक्कत है। अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि परिसीमन के नाम पे जो सीटें आरक्षित की जाती हैं, उनमें बहुत सारी ऐसी सीटें होती हैं जो मुस्लिम बहुल हैं, मगर उनको दलित या आदिवासी समाज के लिए आरक्षित कर दिया गया है। दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर दलित या आदिवासी समाज की गिनती ज़्यादा है, मगर उनको आरक्षित नहीं किया गया है। तो इस तरीके का जो सरकारी तौर पे जब षड्यंत्र होता है, इसे षड्यंत्र ही कहिए, तो मुसलमानों को और पीछे धकेला जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, नगीना उत्तर प्रदेश की लोकसभा की जो सीट है वो पूरी तरीके से मुस्लिम बहुल है, इसके बावजूद उसको दलित आरक्षित कर दिया गया है। बहराइच की सीट जहां से 6 बार मुस्लिम सांसद रहा हो, उसे अचानक से 2009 में दलित आरक्षित कर दिया जाता है। इसकी जगह इसी उत्तर प्रदेश में रायबरेली, जिसे सोनिया गांधी की सीट माना जाता है, अमेठी की सीट जहां पर दलित आबादी बहुत ज़्यादा है, उन सीटों को जनरल कैटेगरी में रखा गया है। तो जब ऐसे मामलात होंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। करीमगंज जहां पर मुस्लिम बहुल गिनती रहती है, 54-56% रहती है, वहाँ पर दलित बहुत कम आबादी में, उसको आखिर क्यों परिसीमन के नाम पे आरक्षित किया गया है? आपको लग रहा होगा कि सिर्फ दलित समुदाय के लिए ही मुस्लिम बहुल सीटों को आरक्षित किया जाता है। झारखंड की एक सीट है राजमहल, उस सीट पर मुसलमानों की आबादी 34 से 35% है, इसके बावजूद उसको आदिवासी समाज के लिए रिजर्व कर दिया गया। जबकि उसी राज्य की जो झारखंड में रांची की सीट है, रांची की सीट में आदिवासी समुदाय की 29-30% आबादी है, इसके बावजूद उसे जनरल कैटेगरी में रखा गया है। तो ये सीटें इस बात को दर्शाने के लिए काफ़ी हैं कि आपको बाकायदा सरकार की तरफ से परिसीमन के नाम पे आपकी सीटों को काटा जाता है, ताकि आप राजनीति में भाग नहीं ले सकें। आपकी रिसर्च बताती है कि परिसीमन के नाम पर मुस्लिम बहुल सीटें जो हैं उनको एससी और एसटी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। क्या लगता है आपको इसके पीछे किस राजनीतिक दल का षड्यंत्र? देखिए, राजनीतिक दल नहीं, इसके पीछे सत्ताधारी पार्टी का हाथ होता है, सीधे तौर पे मैं कहूँ। अब उसमें चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, आखिरी दफा जो परिसीमन हुआ था वो कांग्रेस के राज में हुआ था। कांग्रेस के राज में होते हुए अब खुद सोचिए ना कि जिस सत्ताधारी पार्टी की थी, उसने अपने अध्यक्ष की कुर्सी को बचाने के लिए नगीना की सीट, बहराइच की सीट को कुर्बान कर दिया। आम भाषा में तो यही कहा जाएगा। तो जो सत्ताधारी पार्टी होती है वो अपने कैलकुलेशन को भिड़ाने के लिए, अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए अक्सर मुसलमानों को ही बलि का बकरा बनाते हैं। हालिया समय में भी कुछ समय पहले ही संसद में अमित शाह इशारों इशारों में बोल रहे थे कि अगर कल को हम हैदराबाद की सीट या अमेठी की सीट को आरक्षित कर देंगे तो ये विपक्षी पार्टी हम पर इल्ज़ाम लगाएंगी। उनकी उनके द्वारा ये बात बोलना ही इस बात का इशारा है कि सत्ताधारी पार्टियां ये काम करती हैं। तो ये मतलब मुस्लिम बहुल सीटें जो हैं, जैसे आपने बताया, क्या कहते हैं, बहराइच है, नगीना है, इनको ही रिजर्व कर दिया जाता है। ये मुसलमानों को राजनीति में मतलब धकेलने के पीछे इसकी एक बड़ी वजह है। तो इसको अगर हम अनरिजर्व करना चाहें तो इसका क्या होगा, मतलब कैसे होंगे? देखिए, अगर परिसीमन की बात करेंगे तो परिसीमन का जो आयोग बनता है वो गेजेटेड आयोग होता है राष्ट्रपति की तरफ से। तो उस पर तो अगर एक बार वो पब्लिश हो गया, एक बार उसका रिपोर्ट लागू होगी और सीटों का बंटवारा हो गया, तो उस पर तो आपके पास अपील करने का भी अधिकार नहीं, वो तो फिक्स हो गया। दूसरा, मुझे लगता है कि जब किसी मुद्दे पर आप खामोश रहते हैं या आपका समुदाय खामोश रहता है, तो उसका नुकसान आपको ऐसे ही देखने को मिलता है। मान लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हालिया समय के हिसाब से भी मानूं तो उस लोकसभा के अंदर 23 से 27 के आसपास मुस्लिम सांसद है, जिसमें से 2-3 को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। उन सांसदों में से जब परिसीमन आयोग गठित होता है तो इनको भी मौका मिलता होगा बात करने का। तो ये सांसद पूरी तरीके से बाकी सीटों पर या अमूमी तौर पे मुसलमानों की उन सीटों पर बात करने की बजाय अपनी सीट को बचाने में लग जाते हैं।
या मैं ये कहूँ कि मान लीजिए 50 सांसद मिल के अगर ये कहें कि ये सीट आपने मुस्लिम बहुल होते हुए भी क्यों रिजर्व की है, तो शायद मुमकिन है उनको आवाज़ सुननी होगी। 50-40 सांसदों की आवाज़ होती है। पर मामला ये है कि वो समय तो ऐसा होता है कि जब हर सांसद अपनी सीट को बचाने में लगा होता है, कहीं मेरी सीट को रिजर्व ना किया जाए ताकि उसकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाए। इसमें एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कल को हैदराबाद की सीट जहां से असदुद्दीन ओवैसी जीत गए आते उसे आरक्षित कर दिया जाए, तो आप खुद सोच के बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी की पॉलिटिक्स क्या खत्म नहीं हो जाएगी? उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा? और दूसरी बात इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए कि वो सीट रिजर्व भी कर दी, एक मुस्लिम बहुल सीट रिजर्व कर दी, तो आपको लगता है कि उस आरक्षित करने के पीछे जो वजह थी, जिसका मतलब ये था कि दलित समुदाय की राजनीतिक हैसियत और ऊपर उठ के आए, वो तो उस सीट पर अगर मान लीजिए मुस्लिम बहुल है, हैदराबाद की सीट ही है, 50-60% वहाँ पर आबादी है, तो वो जब राजनीतिक तौर पे जाएगा तो उसे उसी समुदाय का वोट लेना पड़ेगा। तो उसका जो राजनीतिक उत्थान उसके समाज के बिहाफ पर होना था, वो मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। वो तो अ, उन वोट लेने वालों से बंधा रहेगा। तो ये भी एक हकीकत है। आप बता रहे हैं कि आखिरी परिसीमन 2009 में हुआ था। उस वक्त कांग्रेस समर्थित यूपीए की सरकार थी और तमाम सेक्युलर दल उसमें शामिल थे। तो मतलब सेक्युलर पार्टी की सरकार होने के बावजूद भी मुस्लिम सीटों को दलित या एसटी के लिए रिजर्व कर दिया जा रहा है। क्या लगता है कि मतलब मुसलमानों के लिए अब कोई स्पेस नहीं है? देखिए, मुसलमानों की राजनीतिक हैसियत से सारी पार्टियों को तकलीफ है। भाजपा के साथ ये है कि भाजपा खुले तौर पे एजेंडा चलाती है। दूसरी सेकुलर पार्टियों के साथ ये है कि घबराते तो वो भी हैं मुस्लिम राजनीति से। उनके लिए भी मुसलमान की हैसियत इतनी है कि मुसलमान आए, एक मुश्त उन्हें वोट दे और चला जाए, उसके बाद बातचीत ना करें। आप हजारों मिसालें ऐसी मिल सकती हैं जिसमें इन्हीं सेकुलर पार्टियों के मुस्लिम नेताओं को सरकारी षड्यंत्र का शिकार होना पड़ा, और ये जो सेकुलर पार्टियां थी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये अपने उस नेता के लिए भी कभी खड़ी नहीं हुई। मतलब उस पर एकदम खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। दूसरी तरफ जब वोट देने की बात आती है तो मुसलमान एक तरफा तौर पे इन पार्टियों को जिताता है या इन पार्टियों को वोट देता है, पर जब मुसलमानों के मुद्दों पर बोलने की बात आती है तो ये लोग खामोश हो जाते हैं। सपा को उत्तर प्रदेश में एक तरफा वोट दिया गया, पर मुसलमानों के मुद्दों पर वो एकदम खामोश हो जाते हैं। अभी दानिश अली के मामले में भी जब सपा के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया तो उसमें मुसलमान लिखने के बजाय उन्होंने अल्पसंख्यक लिखा। तो ये जो राजनीति, घबराने वाली राजनीति है, ये राजनीति ही आपको मुसलमानों से दूर करती है। सीधा तौर पे ऐसा कहिए कि इन सेकुलर पार्टियों को लगता है कि अगर हम सीधा मुसलमान बोलेंगे तो हमारा हिंदू वोटर छिटक के दूसरी तरफ चला जाएगा। परिसीमन का विरोध सिर्फ मुसलमान ही क्यों कर रहे हैं? इस मुल्क में सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, उनकी भी आबादी है, उनकी भी सीटें रिजर्व होती होंगी, वो क्यों नहीं करते? देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो पीड़ित होता है वही आवाज़ उठाता है, और मैं तो ये भी मानता हूँ कि मुसलमान वो पीड़ित है जिसे पता ही नहीं है कि मेरे साथ ये हादसा हो गया है। वो तो बेचारा आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। अब धीरे धीरे लोगों ने इस पर बोलना शुरू किया। दूसरी बात, इसके पीछे का असल खेल समझिए कि हिंदुस्तान की लोकसभा या विधानसभाओं में दलित और आदिवासी समाज को मुख्यधारा में लाने के लिए कुछ राजनीतिक हिस्सेदारी या आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण की व्यवस्था में मुसलमानों को और ईसाइयों को बाहर निकाल दिया गया है। आरक्षण सिर्फ 3 समुदाय को मिल सकता है: हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति, सिख धर्म से ताल्लुक़ रखने वाला व्यक्ति और बौद्ध धर्म का व्यक्ति। इसके अलावा मुसलमान उससे बाहर हैं। अब मसला क्या होता है कि मान लीजिए कोई सीट आरक्षित हो जाती है, तो उस सीट पर मुसलमान व्यक्ति द्वारा चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, चुनाव लड़ने पर भी पाबंदी हो जाती है। अगर मैं सीधे तौर पे कहूँ तो इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को 131 सीटों पर चुनाव लड़ने का हक ही नहीं है। जीतना तो बहुत दूर की बात है। ये आपको नहीं लगता कि एक तरह से मुसलमानों के साथ या एक पूरे समुदाय के साथ, जिसे माना जाता है कि 20-21 करोड़ है, उसके साथ अन्याय हो रहा है? और दूसरी बात, चलिए मान लिया कि एक दलित समुदाय या आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए काम किया गया है, तो आप करिए, कौन रोक रहा है? पर मुस्लिम बहुल सीटों को ही क्यों करना चाह रहे हैं? ऐसा क्या है आपको इंटरेस्ट है?
इसका मतलब तो सीधा सीधा ये हुआ ना कि आप उसके खिलाफ उस समुदाय को राजनीतिक तौर पे और पीछे डालना चाह रहे हैं। जिस मुस्लिम समुदाय के उसकी आबादी के हिसाब से 80-81 सांसद होने चाहिए, उसके पास गिन के 24-25 सांसद भी नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बातें एक समुदाय के हैसियत से, मुसलमान होने की हैसियत से मुझे भी खलती हैं और बहुत सारे लोगों को भी खलती हैं। आप इस मामले पर काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, तो इस मामले का समस्या का समाधान क्या है इस समस्या का? देखिए, समाधान तो किसी भी चीज़ का मुझे लगता है राजनीतिक होता है। अब अगर आप कहेंगे कि परिसीमन होगा तब उस टाइम आवाज़ उठाइए, उससे मुझे लगता है कि होने जाने वाला कुछ नहीं है। जो करना होता है सत्ताधारी पार्टी को या उस आयोग को, वो कर देते हैं। मसला ये है कि मुसलमानों को राजनीतिक तौर पे बहुत वोकल होना पड़ेगा। उन्हें समझना होगा कि उनका राजनीतिक हितों की सुरक्षा किस तरीके से हो सकती है। अभी तो आप परिसीमन के नाम पर हो रही से अन्याय के खिलाफ बोलते ही नहीं है। आप जाइए मुसलमान मोहल्लों में छोड़िए, 10 मुसलमानों से मिलिए और वो परिसीमन को पूछिए, वो पहली बार परिसीमन का नाम सुनेंगे। जिनको परिसीमन के बारे में मालूम ही नहीं है, वो अपने अन्याय के बारे में भी नहीं जानते। तो पहली बात तो ये है कि इसके बारे में मुसलमानों को खुद से जानना होगा। अब उसमें भी अगर मुसलमान ये कहें नहीं इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए, कैंपेन चल, वो सब नहीं। आप खुद से सोचिए कि आपके साथ कहाँ पर अन्याय हो रहा है। जब आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी, तब आप उसके खिलाफ बोलना भी शुरू कर देंगे। राजनीतिक तौर पे जब तक आप भागीदारी की बात नहीं करिएगा, तब तक आप हमेशा ऐसे ही पिछड़ते जाइएगा। और यकीन मानिए, अगर हम लोगों ने इस पर बातचीत करनी नहीं शुरू की, तो आज तो जो 20-22 आपके पास सांसद है, वो कल को 10 की गिनती में भी नहीं रहेंगे। क्या लगता है अब इस मामले पर अब चर्चा होने लगी है, और होने लगी है तो किस दर्जे की चर्चा होगी? मुझे लगता है शुरुआत तो हो चुकी है, लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रहा है। एक जो मुझे है लगता है कि इस पर कुछ डॉक्यूमेंटेड काम होने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को पता तो चले कि किन सीटों को मुसलमानों से छीन कर आरक्षित किया गया है। दूसरी बात यह है कि ये भी पता चलना चाहिए कि इसको आरक्षित करने के पीछे या इन सीटों को मुसलमानों से हटाने के पीछे कौन सी मानसिकताएं काम कर रही है। दूसरा ये है, मुसलमानों को भी समझना चाहिए कि उनको ये साथ जो ये अन्याय हो रहा है परिसीमन के नाम पर, उस अन्याय को रोकने के लिए उन्हें काम करना होगा। अब एक चीज़ और जो मुझे लगता है खुल के बोलना चाहिए कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, जब टिकट का बंटवारे का टाइम आता है तो वो सीधे तौर पे कहती हैं कि नहीं नहीं, अब ना अभी संविधान बचाना है, अभी हमें देश को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो अब सेकुलर पार्टियों को वोट करिए। और मुसलमान भी गधों की तरह उनके पीछे चला जाता है और एक मुश्त वोट करता है। मगर वही मुसलमान समुदाय उनसे इस बात पर कभी बात नहीं करता है कि भाई हमारी इतनी आबादी है, हमें इस पर इतनी सीटों पर आप दीजिए। जैसे मैं सीधा सीधा एग्जांपल दे रहा हूँ मध्य प्रदेश और राजस्थान की। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की आबादी और उनके राजनीतिक प्रभाव के हिसाब से उन्हें 9 से 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, कम से कम 9 से 10 सीटों पर। यकीन मानिए, आप लिखवा लीजिए मुझसे कि कांग्रेस 2 सीटों के अलावा मुसलमानों को कहीं पर भी चुनाव लड़ने की मतलब टिकट ही नहीं देगी। सिर्फ मध्य प्रदेश भोपाल के अंदर, भोपाल उत्तर, भोपाल मध्य, नरेला, बुरहानपुर, ये 4 सीटें तो ऐसी हैं जहां से मुसलमान को ही खड़ा होना चाहिए, पर नहीं खड़ेंगे। नरेला की सीट से टिकट नहीं मिलेगा, बुरहानपुर की सीट से टिकट नहीं मिलेगा। राजस्थान में बीसीयू ऐसी जगह है जहां से आपके समुदाय के लोग जीत सकते हैं, मगर आपका टिकट काट दिया जाता है। इसके बावजूद मुसलमान उन्हीं पार्टियों को वोट देके आता है, उन्हीं पार्टियों को जाके एक मुश्त वोट दे के आएगा। अब एक और एग्जांपल लीजिए, भोपाल लोकसभा सीट जिसके अंदर 6-7 लोकसभा आती है, उसमें से 3 लोकसभा मुस्लिम बहुल है। लोकसभा बोल रहा हूँ, विधानसभा सीटें मुस्लिम बहुल है। इसके बावजूद वहां से आज तक आपको इस बात की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई कि वहां पर एक मुसलमान को प्रत्याशी बनाना चाहिए? इसका जवाब नहीं देंगी ये पार्टियां। फौरन आपको कहेंगी आप चुप रहिए, भाजपा आ जाएगी। तो ये चुप रहिए, भाजपा आ जाएगी, डर की राजनीति, इस राजनीति से बाहर निकल के मुसलमानों को अपनी राजनीतिक हितों के लिए इन सभी पार्टियों के साथ बार्गेनिंग करनी चाहिए, खुलेआम बार्गेनिंग करनी चाहिए। सारे समुदाय को अपने राजनीतिक हितों के बारे में सोचने का हक है, पर मुसलमानों को हक नहीं है। मुसलमानों को ठेकेदारी दी गई है, आपको लोकतंत्र बचाना है, आपको देश को बचाना है, आपको इन सेकुलर पार्टियों को बचाना है जिनका वजूद खत्म होने वाला है, पर अपने आप को नहीं बचाना है। अपने वजूद को आप खत्म कर लीजिए।
मुसलमानों की तमाम सियासी पार्टियां हैं, सामाजिक संगठन हैं, उसके बावजूद मुसलमान जागरूक क्यों नहीं हो रहा है, इस समस्या पर खुल के बात क्यों नहीं कर रहा है, अपने हक को मांग क्यों नहीं रहा है? क्योंकि हमने देखा है अक्सर मुसलमान खामोश रहता है, इन मुद्दों पर बात ही नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक पार्टियां हों चाहे दूसरी पार्टियां, मुस्लिम राजनीतिक पार्टियां हों, इन मुद्दों के बारे में जानती ही नहीं है ना। जब जानेगा तब बोलेगा ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कर्नाटका चुनाव आया तो कर्नाटका चुनाव से भाजपा ने एकदम हिंदू मुसलमान वाले एजेंडे में ऐसा माहौल बना दिया कि मुसलमान, लग रहा था कि मुसलमानों के लिए सबसे अनसेफ जगह कर्नाटका है। मुसलमानों ने उसी के चक्कर में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को एक तरफा वोट दिया। अब आप खुद बताइए, जिस कर्नाटका में एक बड़ी गिनती मुसलमानों की रहती है, मैसूर वाले रीजन में, हैदराबाद वाला जो रीजन है, कर्नाटका हैदराबाद वाला, उस रीजन में रहती है, उस जगह पर मुसलमानों को टिकट के नाम पे कितनी सीटें दी गई? 15 सीटें दी गई, जिसमें से 9 लोग चुनकर आए। जबकि कर्नाटका की विधानसभा में मुसलमानों की आबादी के हिसाब से कम 30 विधायक होने चाहिए। जैसे ही आप इस भागीदारी की बात करेंगे, जैसे ही आप टिकट बंटवारे की बात करेंगे, यही पार्टियां आपको फौरन दुत्कारने लगेंगी, कहेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, चुप रहो, तो ऐसे नहीं बात कर सकते हैं। तो मेरा सीधा सा मानना ये है कि भाजपा को हराने की या फलां सेकुलर पार्टी को जिताने की या डर की राजनीति कब तक चलेगी? मतलब कितने साल तक? आपको अपने सामाजिक उत्थान के लिए, अपने राजनीतिक भविष्य के लिए कुछ तो सोचना होगा। अब दूसरी बात यहाँ पर यह है कि आप भी सोचते होंगे कि आखिर राजनीतिक भविष्य की, राजनीतिक भविष्य किसी भी समाज के, उसके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, ये सब चीज़ों की मतलब मजबूत कड़ी होती है। अगर कोई भी समाज राजनीतिक तौर पर पिछड़ा है तो सामाजिक तौर पे कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता, वो आर्थिक तौर पे कभी ऊपर उठ ही नहीं सकता, वो शिक्षा के क्षेत्र में कभी ऊपर जा ही नहीं सकता। जिसकी राजनीतिक आवाज़ नहीं होगी उसे तो कोई भी दबा देगा। तो मेन मुद्दा यही है कि आपको राजनीतिक तौर पर मजबूत होना होगा, अपनी बातों को लेकर सभी पार्टियों से बात करनी होगी। ये डर वाला माहौल मुझे लगता है अब ख़त्म करना होगा, और परिसीमन के नाम पे जो आपके साथ अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ तो कम से कम आपको बोलना होगा कि ये अन्याय अब हम या मुस्लिम समुदाय और बर्दाश्त नहीं करें। तो ये थे हमारे साथ अंसार इमरान। इनका साफ कहना है कि मुसलमानों की राजनीति में पिछड़तेपन का सबसे बड़ा कारण परिसीमन है, क्योंकि अक्सर मुस्लिम बहुल सीटों को SC या ST के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, जिसके कारण मुसलमान चुनकर ही नहीं आ पाते।